यूं तो G20 या राष्ट्राध्यक्षों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डिनर शनिवार को हो चुका है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं नहीं थम रही। इस डिनर से विपक्ष के कुछ नेताओं का दूरी बनाना या कुछ का आना कई राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन चुका है। खासतौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी से कई तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस के 4 में से केवल एक ही मुख्यमंत्री का आना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का न आना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच बंगाल में इस डिनर को लेकर सियासत खुलकर सामने आ चुकी है। INDIA के 2 सहयोगी दल एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस डिनर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस डिनर में नजर आए हैं। आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि G20 के इस डिनर को लेकर आखिर राजनीति इतनी गर्म क्यों है। मोटे तौर पर अगर देखें तो 3 तरह की राजनीति इस डिनर को लेकर हो रही है। पहली राजनीति नीतीश कुमार को लेकर है, जो विपक्षी एकता के पूरी तरह से सूत्रधार हैं, तो ये पहली राजनीति का केंद्र है। दूसरी राजनीति जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है, जहां पर ममता बनर्जी शामिल हुई हैं और इसी कारण से कांग्रेस उन पर हमलावर हुई है। और तीसरी राजनीति कांग्रेस को लेकर हुई है, जहां पर हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं केवल सुक्खू जी केवल वही आए, जबकि अशोक गहलोत और बघेल उनकी ओर से यह कहा गया कि उड़ान की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं आ पाए। इसका गृह मंत्रालय ने जोर शोर से खंडन भी किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। तो आपको बता दें कि राजनीति क्या है और नीतीश कुमार पर नजरें क्यों हैं, क्योंकि जब बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी बिहार में नीतीश कुमार की, तब दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकों में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तब वो बीजेपी के साथ थे, इसके बावजूद वो यहाँ पर नहीं आते थे। नीति आयोग की बैठक हो या PM की अन्य विषयों पर बुलाई गई बैठक हो, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। पिछले साल जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई के लिए PM मोदी ने डिनर दिया था और साथ ही द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी उनको आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों ही से वो दूर रहे थे। और उसके अगले ही महीने यानी पिछले साल अगस्त में उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर महागठबंधन से हाथ मिला लिया था। शनिवार को जो तस्वीरें आई हैं, जो आप देख सकते हैं, इसमें तो वो जो बाइडेन के साथ है और भी जो अन्य तस्वीरें हैं, उसमें वो PM मोदी से बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं। पहली बार जब से रिश्ता टूटा है PM मोदी के साथ नजर आए और डिनर के लिए खासतौर से पटना से दिल्ली भी आए थे। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने NDA के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की नींव रखी है। पटना में ही उन्होंने सबसे पहले विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक बुलाई थी और बेंगलुरु की बैठक के बाद उनकी नाराजगी की खबरें फैली थी, लेकिन नीतीश ने इन खबरों का पुरजोर ढंग से खंडन किया था और उसके बाद मुंबई की बैठक में भी वो हिस्सा लेने के लिए गए थे। यह बात अलग है कि हाल ही में जब एक देश एक चुनाव की बात हुई तो नीतीश कुमार सबसे पहले उन विपक्षी नेताओं में से थे जिन्होंने इसका समर्थन भी किया है। और आइए सुनते हैं कि डिनर में आने को लेकर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने चिट्ठी भेजा था कि ये है, इसमें आना चाहिए, तो हम लोग आ गए थे, वहीं बैठे हुए थे। आप देखे ही 4 घंटा से भी ज्यादा वहाँ रहे और बाकी सब लोगों को भी देखा भी, तो वहीं गए और फिर लौट कर के आ गए यहाँ। फिर यहाँ से जा रहे हैं। कोई बात कैसा रहा सर डिनर? प्रधानमंत्री से लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई। इस बीच नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिनर में नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत का कहना है कि नीतीश कुमार दरअसल दरवाजा और खिड़की दोनों खुली रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार के लिए INDIA गठबंधन दरवाजा है, तो वहीं NDA खिड़की है। अब बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की, क्योंकि वो जब G20 डिनर में आई हैं तो वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी वो नाराज हो गए। उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि इस डिनर में शामिल होने से क्या मोदी सरकार के खिलाफ जो उनका रुख है वो कमजोर नहीं होगा। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी उठाया कि इस डिनर में शामिल होने के पीछे क्या कोई और भी कारण था। अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर TMC ने पलटवार किया। TMC ने कहा कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की प्रमुख समर्थक हैं और उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि डिनर में कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली आ गई थी। সেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আজ নৈশভোজের আমন্ত্রণের সাড়া দিয়ে আগে বাড়িয়ে পৌঁছে গেলেন দিল্লি। নৈশভোজে না গেলে কিছু হতো না, আকাশ ভেঙে পড়তো না, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না, কোরআন নাপাক হয়ে যেত না। এই নৈশভোজ ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রীদের বড় অংশ প্রত্যাখ্যান করেছে। যে নৈশভোজে
পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গেকে আহ্বান জানানো হয়নি, না গেলেও পারত। কিরকম টান, আগে ভাগে উড়ে গিয়ে দিল্লিতে অবস্থান করছে, নৈশ ভোজে যোগীর পাশে বসে, অমিত শাহর পাশে বসে নৈশ ভোজন করবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমता बनर्जी। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं इस पूरी राजनीति पर चर्चा करने के लिए। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, चाहे नीतीश कुमार का आना, कांग्रेस की ओर से केवल एक ही मुख्यमंत्री का आना और ममता बनर्जी के आने पर कांग्रेस पार्टी के नेता का सवाल उठाना? देखिए, वैसे इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह का इंडिया अलायंस बना है और उनके अंदर अभी तक जो केमिस्ट्री बन चुकी होती, अगर बन चुकी होती तो इस तरह की बातें नहीं आती, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का मामला है। जब भी कोई बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण दिया जाता है तो मुख्यमंत्री अधिकांश समय पार्टिसिपेट करते हैं। और इस पे भी देखिए, अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अटेंड किए, अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अटेंड किए, तो केवल ममता बनर्जी पर टिप्पणी करना अधीर रंजन की चौधरी की तरफ से, और हिमाचल सीएम जो खुद कांग्रेस के हैं सुखविंदर सिंह को अटेंड किए, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अटेंडेंस को लेकर बात है। बात दूसरी है, क्या आज बंगाल में, यहाँ पे ममता आते इंडिया अलायंस में, लेकिन बंगाल में जो चल रहा है, बंगाल में देखिए कांग्रेस और वामपंथी और वहां के एक इंडियन सेक्युलर फ्रंट है जो माइनॉरिटीज की फ्रंट है, उन तीनों का एक प्रकार से गठबंधन चल रहा है वहां पे। अभी जो उपचुनाव हुआ था जिसमें तृणमूल सीट जीती, जो पहले बीजेपी के साथ जो जीत ली थी, वो भी मेन कंटेंडर्स वहां पे यही तीनों थे, सीपीएम कैंडिडेट, और उनको समर्थन कांग्रेस दे रहे थे। और बार बार ममता कंप्लेन कर चुकी है कांग्रेस हाईकमांड को कि आप वहां पे अधीर रंजन चौधरी को हटाइए, दूसरे पीसीसी चीफ डालिए, उनकी अगर वो होंगे और इस तरह सीपीएम के साथ करेंगे, शायद समस्या की जड़ उन्हें लगता है कि यही है, अधीर रंजन चौधरी हैं, जिसके कारण सारी समस्या है। लेकिन जो दूसरा विषय है जो आपने जिक्र किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण नहीं मिला, इसको लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। कांग्रेस के बाकी जो 3 सीएम है वो नहीं आए, दोनों ने कह दिया कि हवाई जहाज को और हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी, गृह मंत्रालय ने उसका खंडन किया। लेकिन सुक्खू जो है वो आ जाते हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये कांग्रेस पार्टी क्या एक सांकेतिक प्रेजेंस अपनी दर्ज कराना चाहती थी या इसके पीछे कुछ और भी है? नहीं, देखिए, पहले तो यही था कि खड़गे जी का ना उपस्थित रहना लाल किले पे अगस्त 15 को, उसके बाद उनको निमंत्रण ना मिलना, इसको लेकर एक मुद्दा बनाना, और मुद्दा बनाने की यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है। इसका मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई फैसला लिया जाता है, कभी कुछ मुख्यमंत्री को कहा जाता है, कुछ को नहीं कहा जाता है, और स्वयं मुख्यमंत्री तय करना पड़ता है कि मैं जाऊं ना जाऊं। अच्छा, हिमाचल सीएम जैसे सुक्खू जी है, वो चाहते हैं कि सेंटर से अच्छा रिश्ता रखे। हिमाचल काफी नेचुरल डिजास्टर से गुजर चुका है, केंद्र की मदद चाहिए। वो क्यों मौका छोड़ेंगे जब एक फॉर्मेलिटी है जिसपे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के तौर पे उनको केंद्र सरकार से डील करना है। लेकिन जो एक बात साफ आ रही है अखिलेश जी, अभी तक अगर ऑपोजिशन अलायंस बन चुका है, इन चीजों को लेकर क्यों इरिटेट हो रहा है? या तमिलनाडु में आप सनातन धर्म को लेकर जो बयानबाजी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत नाराज है डीएमके नेता के ऊपर, खास करके उदयनिधि स्टालिन पे, स्पष्टीकरण के नाम पे और घी डाली गई आग में, जिससे कांग्रेस बहुत परेशान है, खास करके। और आज तो मच्छर मारने का उन्होंने फोटो भी दिया है कोयल का। नहीं, आज किया है, फिर किया है। मतलब इसका मतलब कांग्रेस के नेता, मतलब कांग्रेस की तरफ मैसेज जाने के बाद, मैसेज कनिमोळी के माध्यम से गया, टीआर बालू को भी कहा गया इसको टोन डाउन कीजिए, फिर भी कर रहे, तो कहीं ना कहीं डीएमके भी एक मैसेज दे रहा है कांग्रेस को कि भाई आप हमारी अलायंस पार्टनर है, 8 सीट हमने पिछले बार दिया, हो सके हम 8 दे या उसे कम दे, और ये हालत है इंडिया अलायंस की। जी, एक जाते जाते शेखर जी, नीतीश कुमार जी के बारे में भी पूछूंगा, क्योंकि आपने ये कहा कि कई मुख्यमंत्री आए, प्रोटोकॉल की बात है, लेकिन जब प्रोटोकॉल डिमांड करता था, जब वो बीजेपी के साथ थे, तब तो वो नहीं आते थे। राष्ट्रपति की विदाई समारोह हो या राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, तब तो वो नहीं आए। अब वो आए हैं, और इसीलिए जिस तरह का प्रशांत किशोर की टिप्पणी आई कि वो एक दरवाजा और एक खिड़की खुली रखते हैं, अभी दरवाजा INDIA का है तो खिड़की NDA की है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपोर्ट भी उन्होंने किया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार का एकदम अलग केस है। वो कब क्या सिग्नल देना चाहते हैं, किस समय सिग्नल देना चाहते हैं। आपने बंगलुरु मीटिंग की जिक्र की, जहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किए थे, और
उनके अंदर एक नाराज तो है ही, क्योंकि अभी तक कोई कन्वीनर की बात नहीं हुई और मुझे लग रहा है कि यह तय हुआ है कि कन्वीनर ही नहीं होंगे, कोई नेशनल कन्वीनर नहीं होंगे। उसका बड़ा कारण है लालू स्वयं नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी कन्वीनर बने राष्ट्रीय स्तर पर। कहा जा रहा है कि लालू जी की तरफ से भी यही सलाह है कांग्रेस को कि अगर जिसको आप नेशनल कन्वीनर बनेंगे, एक प्रकार से उनका दावा बढ़ जाएगा एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के हिसाब से। तो ये सारे जो टेक्निकल इश्यूज है, जिसको लेकर जब भी आप इन नेता से पूछिए वो कहते हैं नहीं ये कुछ इश्यू नहीं है, हमें बीजेपी को हराना है, मोदी जी को हटाना है। लेकिन वास्तविकता और कुछ है, जो रियलिटी जो है ग्राउंड पे वो अलग है। तो ये सारे समस्या कैसे दूर होंगे? मुझे लगता है ये 4 राज्यों के जो चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना और मिजोरम भी है, 5वां राज्य भी है, ये सबके इसके बाद ही आप देखेंगे विपक्ष में भी वो एस्टिमेट करेंगे कांग्रेस की एक्चुअल ग्राउंड में क्या है, कितनी मजबूत है, आगे क्या कांग्रेस कितनी बड़ी रोल प्ले करेगी। क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं ओवीसी भी कह रहे हैं कि अगर थर्ड फ्रंट बनना है तो केसीआर का फॉर्मूला बेटर है। अगर कांग्रेस की प्रोडक्शन अच्छी ना हुई 3 राज्यों में, फिर वो केसीआर वाला फिर आगे बढ़ेगा मामला। जी शुक्रिया आपका शेखर जी, विस्तार से रोशनी डालने के लिए कि आखिर ये जो डिनर हुआ है, डिनर तो खत्म हो गया लेकिन राजनीति शुरू हो गई और ये राजनीति अभी थमने का नाम नहीं लेगी। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। राजस्थान के बड़े नेता नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जाट समुदाय में दबदबा रखने वाली ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिली। वो 2009 में नागौर से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2014 में बीजेपी के सीआर चौधरी और 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल से चुनाव हार गई थी। मुझे एक मौका दिया है बीजेपी ने और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय के अंदर, चाहे 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 के अंदर आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, मैं पार्टी को हर स्तर के ऊपर मजबूत कर सकूं और जो एक राष्ट्र निर्माण की जो एक स्टोरी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं, उसके अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभाने का मेरे को दायित्व मिल सकता है तो मैं उसको अपनी तरफ से निभाने का प्रयास करूंगी।